मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम आ गए हैं आपको एक नए वीडियो और नए लेक्चर के साथ। ये लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो जल्द से जल्द हमारी इस वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 की है विद्युत अवस्था विद्युत क्षेत्र के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। जैसे कि हम आपको बता दें विद्युत फ्लक्स, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। बस इन्हीं टॉपिकों को लेकर हम आज चलेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपको हमने पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव पर स्थित ऊर्जा ये हमने निकाल रखी थी। तो आज हम देखेंगे विद्युत अवस्था विद्युत क्षेत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स आपने नहीं समझा, वैद्युत फ्लक्स समझने के लिए आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चाहिए क्या? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र आपका इंपॉर्टेंट आना चाहिए। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं, बहुत देरी गंवाए बिना हम देखते हैं वैद्युत फ्लक्स यानी कि विद्युत अवस्था विद्युत क्षेत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत अवस्था विद्युत क्षेत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चलने जा रहा है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, 100% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनेगा। और इसमें सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चले हैं क्या? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को हम देखते हैं। विद्युत फ्लक्स है क्या? अगर विद्युत फ्लक्स आपका रिलेटेड है किससे? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ, कोई भी बंद पृष्ठ होगा, किसी भी बंद पृष्ठ या एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित। ऐसे इस प्रकार से हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। फिगर देखिए सर्वप्रथम, ये आपका एक फिगर बनता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यह दर्शा रहा है। और ये आपका हो गया ई साइन थीटा माइनस ई साइन थीटा, और ये आपका दर्शाएगा ई कॉस थीटा। ये एक अभिलंब है, नॉर्मल लाइन, इसको हम एन से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका जो क्षेत्रफल अवयव है उसको हम डी एस सपोज कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम देखो, एक ये बंद पृष्ठ हो गया, ये बहुत बड़ा पृष्ठ था, उस छोटे पृष्ठ पे हम वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। डेफिनेशन हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या,
कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसको फाई, ये सिंबल है, फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। और डी एस ई इंटू डी एस कॉस थीटा है, यहाँ से अगर हम देखें तो ई क्या है, अभिलंबवत है, तो यहाँ पर कॉस जीरो भी हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चाहे इस फॉर्म में लिखो, चाहे तो इस फॉर्म में लिखो। ठीक है, इसका जो बीमीय सूत्र होता है, इसका बीमीय सूत्र बीमीय सूत्र होता है स्टूडेंट्स एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये इसका क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। तो आप यहाँ से स्पष्ट तौर पे ये आपका क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स हो गया। वैद्युत फ्लक्स पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे पहले की जो टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके वैद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से आप देख सकते हो, आप ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे गॉसेस लॉ। देखिए गॉस की जो प्रमेय होती है वो क्या होता है, जो एक बंद पृष्ठ, अभी आपने एक पृष्ठ पढ़ा था, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित एक पृष्ठ आपको मिला था, वो पृष्ठ कैसा था, बंद था। ठीक उसी प्रकार किसी भी बंद पृष्ठ, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या, अभिलंबवत गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या क्या होता है, उस पृष्ठ के भीतर निर्वात में उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहां से फॉर्मूला आप क्या देख सकते हो, इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू Q/ε0, और यही क्या है, गॉस की प्रमेय है। इसका डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे, गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार वायु या निर्वात में उपस्थित, वायु या निर्वात में उपस्थित, सॉरी इस प्रमेय के अनुसार
किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से होकर, या बंद पृष्ठ के अभिलंबवत कह सकते हो, अभिलंबवत ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या या संपूर्ण फ्लक्स कह सकते हो, वायु या निर्वात में उपस्थित, ठीक है, वायु या निर्वात मत लिखिए, उस पृष्ठ में उपस्थित, निर्वात में कह सकते हो, निर्वात में, उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये हो गया आपका क्या, गॉस की प्रमेय। तो एक बार पुनः हम यहाँ से फॉर्मूले के तहत आपको बता दें कि किसी भी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स होता है, निर्वात में उपस्थित उस पृष्ठ के भीतर, निर्वात में उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश, उस कुल आवेश उसका क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। और गॉस की प्रमेय के बाद हम पढ़ते हैं इसका निगमन। चलिए इसका हम निगमन देख लेते हैं क्या होता है। निगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसका निगमन, गॉस की प्रमेय का निगमन। तो निगमन के लिए सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं, एक बिंदु आवेश लेते हैं। माना कि कोई बिंदु आवेश किसी गोले के केंद्र पर है, ठीक है, ये एक बिंदु आवेश हो गया, बिंदु आवेश, ठीक है, क्यों, गोले के केंद्र पर है। इस गोले के केंद्र से r दूरी पर, ये r दूरी गोले का केंद्र है, इस गोले के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है। ठीक है, यहां पर क्या है, एक बिंदु P है। इसका जो एंगल्स बन रहा है वो डी ओमेगा बन रहा है, ठीक है, घन कोण डी ओमेगा बना रहा है। तो यहां से ये आपका क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। वैद्युत क्षेत्र बताया। अब इसका भी जो एक एंगल्स बनाएगा वो क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। यहाँ का एक एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल अवयव ds सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और यहीं पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक बिंदु P है, ठीक है, ये आपका, और इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, O हो गया। गोले का मध्य बिंदु O है और इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, मानकर लिखेंगे। माना कोई बिंदु आवेश, बिंदु आवेश
गोले के केंद्र पर O पर है, गोले के केंद्र पर O पर है, O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर क्या है, P है, एक बिंदु यहाँ पर क्या है, P है, यहाँ पर कह सकते हो P है। गोले से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर तीव्रता क्या होगी। इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब हम क्या करेंगे, पहला काम हम ये करेंगे कि क्षेत्रफल अवयव, ठीक है, जो ये क्षेत्रफल अवयव है ds से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। फिर इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से हम फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करेंगे। इसका जो क्षेत्रफल होगा s सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अतः या अर्थात करके लिखेंगे, अर्थात क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाले, ये जो ds है, ds यानी कि छोटे पार्ट, ds से गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या। तो क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या हम निकालेंगे। तो वहां से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, फाई या डी फाई इज इक्वल टू E इंटू डी एस कॉस थीटा। अब डी एस कॉस थीटा आपको मिल गया, ठीक है। अब डी एस क्या है, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ई का मान हमने ऊपर निकाला है, ठीक है। ई का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ई का मान, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, चलो हम बच्चों रखते हैं, कितना अच्छा है। समीकरण 2 में जब हम रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ध्यान से, डी फाई इज इक्वल टू ई का मान तो हम रख ही रहे हैं, तो ई का मान क्या हो जाएगा, 1/4πε0। ध्यान से देखिएगा, ई का मान क्या होगा, इंटू Q/r² ds cos थीटा, ठीक है। जीरो नहीं लेंगे, लंबवत नहीं है, ठीक है। ds cos थीटा हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, जब ds cos थीटा हो गया, एक इंपॉर्टेंट मान है जो हम आपको बता दें कि वो क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा। चूंकि ds cos थीटा अपान r² इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा, घन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये एक फैक्ट्स है, इसको याद करिएगा। ds cos थीटा अपान r² इज इक्वल टू डी ओमेगा, घन कोण के बराबर होता है। तो ये वैल्यू हम इसकी जगह पर पुटअप कर दें, यहां से दिख रहा है ना, इसकी जगह पर ये वैल्यू हम पुटअप कर दें डी ओमेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू का डी ओमेगा हो गया। ये निकल कर आ गया क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या चाहिए। तो हम संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे अतः
क्षेत्रफल अवयव S से होकर गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता दें कि जब छोटे पार्ट में फ्लक्सों की संख्या निकालनी होगी तब वहां पर डिफरेंशिएशन होगा, और जब पूरे पार्ट का निकालना होगा तो वही छोटे पार्ट का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन, छोटे पार्ट के लिए अवकलन, बड़े पार्ट के लिए समाकलन। तो हम यहां से छोटा पार्ट निकालते हैं, क्या हो जाएगा छोटा पार्ट, सॉरी बड़े पार्ट के लिए। तो इंटीग्रेशन का साइन होगा डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू का डी ओमेगा। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो डी फाई ई बचेगा, एक होता है किसी भी नंबर, तो यहां से क्या हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और अचर पद का इंटीग्रेशन होता नहीं है, समाकलन होता नहीं है, तो अचर पद ये इतना क्या है, अचर पद है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का क्यू और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए घन कोण का जब भी इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, जब घन कोण का इंटीग्रेशन होगा तो वो 4 पाई के बराबर हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का क्यू इंटू का 4 पाई हो जाएगा। स्पष्ट। एक भी फैक्ट्स जहां पे समझ में ना आए हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये समझ में नहीं आया, और नहीं तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पे संपर्क कीजिएगा, ठीक है, कांटेक्ट कीजिए, क्वेश्चन जरूर भेजिएगा। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा क्या हो गया, गॉस की प्रमेय हो गई। ये गॉस के प्रमेय का निगमन हो गया, यही फॉर्मूला आपका प्राप्त हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस प्रकार से, और यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है, यहां पर लिख देंगे यही गॉस की प्रमेय है। तो ये आपकी गॉस की प्रमेय हो गई, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इसका हम एक पढ़ लेते हैं अनुप्रयोग, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हट गए, चलिए। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में सबसे पहला हम अनुप्रयोग लेते हैं अनंत लंबाई, अनंत अनंत लंबाई वाले सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला अनुप्रयोग हम देखते हैं कि एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है, और उस सीधे आवेशित तार के कारण क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे।
तो उसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक सीधा आवेशित तार लेते हैं। ये हमारा L लंबाई का एक सीधा आवेशित तार हो गया। अच्छा, तिरछा है थोड़ा सा ना। L लंबाई का ये तार हो गया। इसकी जो लंबाई है वो L है और इस पे रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। और इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ से r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, और इसका जो त्रिज्या होगा वो r है। इस प्रकार से ये r दूरी पर है तो ये भी r दूरी पर है। अब देखो, सर्वप्रथम हम क्या करें, सबसे पहले आपको मानकर लिखना है। माना एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है, ठीक है, L लंबाई का सीधा आवेशित तार है। इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या लिखोगे, माना L लंबाई वाला एक आवेशित तार है, आवेशित तार है। इस आवेशित तार से r दूरी, ये दिख रहा है ना, तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए, इस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, या प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, ये भी लिख सकते हो। आवेशित तार है, इस आवेशित तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तथा करके लिख सकते हो इसका रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, अर्थात रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। बस इतना रखिए। नोट्स से आपको पूरा कंप्लीटली ये छपा हुआ मिल जाएगा। पीडीएफ इसका नोट्स चाहिए तो ये जो कांटेक्ट नंबर दिख रहा है इस पे हेलो हाय पीडीएफ फिजिक्स लिख दीजिए, हम आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, यहीं पर ध्यान से देखिएगा। अब इस बेलनाकार पृष्ठ को, ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, विभाजित किया जा सकता है।
ठीक है साथियों, इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग तो आपका ये S1 है, दूसरा ये S2 है, तीसरा ये S3 है। 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। अब 3 भाग में विभाजित करने के लिए हमें ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कौन कौन सा भाग होगा। पहला भाग आपको दिखेगा, पहला भाग देखिए S1 पृष्ठ है, ठीक है, यानी कि पहला वृत्तीय वक्र पृष्ठ, वृत्तीय वक्र पृष्ठ S1। दूसरा आपको दिख रहा होगा वक्र पृष्ठ S2, ठीक है। तीसरा आपको दिख रहा होगा वृत्तीय, या इसको आप समतल वृत्तीय पृष्ठ कह सकते हो, समतल वृत्तीय वक्र पृष्ठ, ठीक है। नेमिंग कर लीजिए, समतल वृत्तीय वक्र पृष्ठ लिखना, समतल वृत्तीय वक्र पृष्ठ, समतल वृत्तीय वक्र पृष्ठ S3। 3 है, ये भी समतल ही होगा, ठीक है। समतल वृत्तीय वक्र पृष्ठ S1 है और वक्र पृष्ठ S2 है, और समतल वृत्तीय पृष्ठ क्या है, S3 है। S1 और S3 समतल वृत्तीय वक्र पृष्ठ हैं और S2 क्या है, ओनली वक्र पृष्ठ है। तो एक बात और देखिए ध्यान से, जो ये समतल है S1 और S3, इस वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, ये मान लो S3 हो गया, ये S1 हो गया, ये क्या है, समानांतर है, ठीक है। और जब भी कोई भी पृष्ठ क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर हो जाता है, तो वहां पर फ्लक्सों की संख्या 0 होगी। तो यहां पर लिख सकते हो, अर्थात S1 और S3 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समानांतर है। क्या है स्टूडेंट्स, समानांतर है। समानांतर है, इसलिए इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या शून्य होगी। कुल फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 0 होगी। ये विशेष ध्यान देखिए साथियों, कुल फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 क्यों हो जाएगी, हमने बताया। अब हमारा एक पृष्ठ बचा, कौन सा, S2। अब यहां पर हम पुनः लिखेंगे, S2 पृष्ठ से अतः S2 पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या, गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या देख लीजिए, फाई S2 हम लिख दें E इंटू ds cos थीटा। ये ध्यान में रखिएगा, E इंटू क्या हो गया, ds cos थीटा हो गया। इसको और थोड़ा सा आगे अगर हम ज्ञात करें, E इंटू ds cos थीटा, और cos थीटा क्या है अभिलंबवत है। अभिलंबवत होने के कारण cos 0 होगा, और cos 0 होगा तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, फाई S2 इज इक्वल टू E इंटू का और ds हमारा क्या है, इस बेलन का क्षेत्रफल है, बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है।
तो यहाँ पर हम पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए क्या लिख सकते हैं, फाई S2 इज इक्वल टू ई इंटू 2πr_l लिखा जा सकता है। अब देखो किंतु देखिएगा ध्यान से, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इधर कर लें और उधर भेज दें, यहां से देखें और इसको आगे, किंतु गॉस की प्रमेय से इसको इधर कर दें, किंतु गॉस की प्रमेय से, या लिख सकते हो गॉस की प्रमेयिका से। गॉस की प्रमेय क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, E इंटू का 2πr_l लिखा है। E को हम यदि इधर ट्रांसफर करें या इस पूरे पार्ट को इधर ट्रांसफर करें, E इज इक्वल टू लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr_l हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो रैखिक आवेश घनत्व है, यहां से हम Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू एल, ठीक है, प्रति लंबाई पर है रैखिक आवेश घनत्व, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, Q की जगह पर लेमडा इंटू का एल लिख देंगे, तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू का एल अपान 2πr, ठीक है, 2πr_l एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, E इज इक्वल टू 1/2πr इंटू का लेमडा अपान एल, यही क्या हो जाएगा, अनंत लंबाई वाले सीधे तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार और समझ लीजिएगा, हम समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, अनंत लंबाई वाला सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार ले लिया, इसकी जो लंबाई है वो L है, ठीक है, और इसको हमने देखा, मानकर यही पूरा लिखा हमने। अब यहाँ पर हमने पुनः क्या देखा कि इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वृत्तीय वक्र पृष्ठ S1 है, दूसरा वक्र पृष्ठ S2 है, और ये कैसा समतल है, समतल है, ठीक है, और ये समतल वृत्तीय वक्र पृष्ठ S3 है। अब देखो दो पृष्ठ इसमें से S1 और S3 इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है, समांतर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर हैं। समांतर होने के कारण वो शून्य क्यों हो गए, ये देखिएगा, हम बता दें यहां से, E अगर देखा जाए E इंटू ds cos 90, तो cos 90 समानांतर है तो कुछ इस प्रकार का बनाएगा, तो 90 डिग्री बनेगा, और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो वहां पर उपस्थित जो फ्लक्सों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इन दोनों पृष्ठों पर उपस्थित फ्लक्सों की संख्या शून्य हो गई। अब बेचारा एक S2 पृष्ठ बचा, इस S2 पृष्ठ से, अतः S2 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या फाई S2 इज इक्वल टू E इंटू ds cos थीटा हो गया, फाई S2 इज इक्वल टू E इंटू ts हो गया। तो फाई S2 इज इक्वल टू हमने क्या किया, ये ds हमारा क्या बचा है, ध्यान से देखिएगा, इस लंब बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो बेलन का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो क्या होता है, 2πr_l होता है, वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पर हमने गॉस की प्रमेय अप्लाई करी, गॉस की प्रमेय फाई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो उसकी जगह पर हमने Q अपान एप्सिलॉन नॉट रख दिया, इज इक्वल टू E इंटू 2πr_l हो गया। अब ध्यान से देखिए, E को हमने इधर ट्रांसफर किया या E को रोक लिया, इसको भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा मान बटे में चला गया, एप्सिलॉन नॉट के साथ गुणा हो गया। और हमें पता है प्रति एकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। अब यहां से E इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपान 2πr_l, एल से एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, ध्यान से देख सकते हो क्या बचा स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू 1/2πr लैम्डा अपान एल बचा। तो यही आपका क्या है, अनंत लंबाई वाले सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही देखिए, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही
कम समय में बहुत आसान तरीके से ऐसा हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे आपको कि आपको 90% समझ में आ जाए। 90% अगर आपके समझ में नहीं आता है तो पढ़ाना बेकार है, ठीक है। यहाँ पर 90% आप एक्सेप्ट करके जाओ, 10% रिवीजन में कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए इसका आपका टॉपर हैंड रिटन नोट चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है SSIF क्लासेस बाई अंकित सर, इसको लिखना है बाई अंकित सर। या हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे जो चल रहा है स्क्रीन पे, इसको भी देख सकते हो 8429318095। इस पे डेली जो क्लास आपको प्रोवाइड हो रही, डेली क्लास का PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा यदि हमारे आप इस चैनल से जुड़े हो। और एक बात और, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि यही आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारा मनोबल बढ़ाएगा और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट्स प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल्स, बहुत हाई लेवल का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा मैथ्स और इंग्लिश की क्लासें भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो गाइस अपना ध्यान रखिएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।